हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। और चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12th का, विच इज़ व्हाट चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। एंड सून वी विल कवर द होल सिलेबस, बहुत जल्दी कवर करके, और फिर हम इसकी पूरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। एंड ट्रस्ट में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप डे 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली बायो के लिए आपको कहीं और किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका नीट पूरा फुल प्रिपरेशन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। देखिए, चैप्टर वैसे तो डिलीट हो चुका है आपके एनसीईआरटी में, मतलब कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, नॉट कंप्लीट चैप्टर। बट मैं थोड़ा प्रेफर कर रही हूँ कि इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to, okay, 1 minute. Yeah. So we can try to understand its complexity by investigating processes at various level of biological organization. यानी कि अगर हमें इन सब में डाइवर्सिटी देखनी, डाइवर्सिटी मतलब क्या, अलग अलग तरह की स्पीशीज़, अलग अलग तरह की वैरायटीज़। तो हमें क्या, माइक्रोमोलिक्यूल, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायो, इन सबके लेवल पे, क्योंकि ये एक तरह से इनकी हायरार्की ही आपको दे दिया। मैक्रोमोलिक्यूल मिलकर सेल बनाएंगे, टिश्यू, देन ऑर्गन, देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, देन पॉपुलेशन बनेगी। बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बनाएंगे। चाहो तो मैं इसके एरो भी डाल सकती हूँ। पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाएंगे, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम, एंड अल्टीमेटली एक पूरा मेजर बायोम बनेगा। At any level of biological organization, we can ask two type of question. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does the bird sing? Or why does the bird sing? The how type question seek the mechanism behind the process, कि भाई कैसे बनता है, कैसे वो सिंगिंग कर रही है। While the why type question seek the significance of the purpose, कि इसका यूज़ क्या है, क्यों ऐसा वो मतलब सिंगिंग कर रही है। For the first question is an our example. The answer might be in term of operation of voice box and the vibrating bone in the bird, कि उसका voice box कैसे काम करता है, उसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं। Whereas for the second question, the answer may lie in the bird need to communicate with its mate during the breeding season, है ना। तो ये उनका communication का वे है। When you observe nature around with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blooming flowers generally white? And how does the bee know which flower has nectar? तो देखिए, what, why and how, दोनों टाइप के क्वेश्चन। सो वाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न? हाउ डज द चिक रिकग्नाइज हर ओन मदर, एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग है, जिसमें मैकेनिज्म भी हो रही है एंड उसका सिग्निफिकेंस भी हो रहा है कि क्या उसका सिग्निफिकेंस है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है ना, हमने प्रीवियस क्लासेस में, इवन हम यहाँ भी अभी देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। यानी कि एक तरह से हम बात कर रहे हैं कि बायोटिक और एबायोटिक, किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक। सो बायोटिक का एबायोटिक के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसी से ही एक्चुअली इकोसिस्टम बनता है, और वही हम देखने वाले हैं। So ecology is basically concerned with 4 level of biological organization: organism, population, community and biome। इस 4 लेवल पे मतलब हम बेसिकली हम कंसर्न होते हैं या स्टडी करते हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिजमिक एंड पॉपुलेशन लेवल पे हम बात करने वाले हैं। सो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। देखो, एनवायरमेंट डिफर है तो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली उसमें अडेप्ट होगा ताकि वो सर्वाइव कर सके एंड रिप्रोड्यूस भी कर सके। सो यू मे हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन and tilt of its axis cause annual variation in the intensity and duration of temperature, resulting in distinct season। आप देखेंगे पूरे अर्थ पे हर जगह सीजन डिफर है बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन, एज वेल एज जो अर्थ है हमारी वो टिल्ट है, 33 डिग्री वाला है, आपको पता होगा, है ना। तो उसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है और उसकी वजह से सीजन में डिफरेंस हो रहा है। सो दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब क्या कि रेन एंड स्नो,
एक्चुअली प्रेसिपिटेशन में दोनों चीज़ आती है, जब वाटर कंडेंस होके वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर की फॉर्म में आ रहा है, या फिर और ज़्यादा कंडेंस होके स्नो की फॉर्म में आ रहा है। सो प्रेसिपिटेशन के वेरिएशन भी आप देखेंगे, एनुअल वेरिएशन होगा इसका, कि मतलब कभी रेनिंग है, कभी स्नो हो रहा है, या किस एरिया में रेनिंग है, किस एरिया में स्नो हो रहा है। सो अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम, इसकी वजह से, समझ रहे हो, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर का वेरिएशन है पूरे अर्थ में, प्लस प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन है, और इन दोनों के वेरिएशन की वजह से बहुत अलग अलग मेजर बायोम्स बन जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, ओके, डेजर्ट जहाँ बिल्कुल वाटर नहीं है, रेन फॉरेस्ट, रेनी पूरा रेन है वहाँ पे, एंड टुंड्रा वेरी कोल्ड प्लेस, ओके। तो दिस डायग्राम इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, इस पे बहुत क्वेश्चन आते थे नीट में। इस बार ये पोर्शन हटा दिया है, बट आई वुड प्रेफर कि आप करके जाइए, हम कोई चांस एक्चुअल में नहीं ले सकते हैं, सो यू हैव टू डू इट। तो आपको बस है ना ये एज इट इज ध्यान रखना है कि कौन से बायोम का कहाँ है, मतलब जैसे हम मैप फिल करते थे SST में, ऐसे ही यहाँ पे हमें पता होना चाहिए दिस इज़ डेजर्ट, ये वाला है ग्रासलैंड, फिर ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, देन कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, दिस इज़ आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। अगर हम एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें और यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर की, देखिए डेजर्ट की तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ग्रासलैंड में भी टेम्परेचर है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा है, ठीक है ना, ओके। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के कंटेक्स्ट में अलग अलग आपको बायोम दे रखे हैं, आपको ये सब बायोम का प्लेस पता होना चाहिए। सो रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। अब आप देखेंगे एक ही बायोम में आपको बहुत सारे हैबिटेट भी मिलेंगे, वो भी क्यों, एक बायोम में मान लो कोल्डर रीजन की बात करें, एक बायोम में, बट वहाँ पे भी रीजनल और अलग अलग प्लेसेस पे भी थोड़ी बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से वहाँ का भी टेम्परेचर या वहाँ भी थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट हैबिटेट्स बनते हैं। सो मेजर बायोम ऑफ इंडिया आर शोन इन दिस फिगर। On planet Earth, life exists not just in a few favorable habitat, but even in extreme and harsh habitat. स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, वहाँ पे भी लाइफ मिलती है परपेचुअली, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, वहाँ भी डीप ओशियन ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम्स, परमाफ्रॉस्ट पोलार रीजन, हाई माउंटेन टॉप्स, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग एंड स्टिंकिंग कॉम्पोस्ट पिट्स, टू नेम अ फ्यू, ओके। ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्श या एक्सट्रीम हैबिटेट है, बट स्टिल यहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इवन आर इंटेस्टाइन इज़ अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स, हमारी इंटेस्टाइन में भी माइक्रोब्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मेजर बायोम दे रखे हैं, पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओके, जहाँ मतलब जो एवरग्रीन नहीं रहता है, जहाँ पे मतलब बहुत लीव्स हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो शेड आउट हो जाती है, दैट इज़ डेसिडुअस, ओके। फिर आपका डेजर्ट आ गया, एंड देन सी कोस्ट एरिया। सो व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, क्यों है इतना वेरिएशन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी हैबिटेट में क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी डिफरेंट होने के लिए। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियोकेमिकल यानी कि एबायोटिक कॉम्पोनेंट, एबायोटिक कॉम्पोनेंट जानते हैं ना, जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट होते हैं, सो अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली, द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑल्सो, ठीक है। एक हैबिटेट में दोनों ही मिलेंगे, ये तो हमें पता ही है, बायोटिक भी मिलेगा और एबायोटिक, एवरीथिंग वुड बी देयर। सो बायोटिक कंपोनेंट कैसे, लाइक पैथोजन, पैरासाइट क्या है, प्रेडेटर्स क्या है, कॉम्पिटिटर, एक्चुअली ये सब है ना, पैथोजन जो हार्म पहुंचा रहा है, पैरासाइट जो किसी को खा रहा है, प्रेडेटर्स भी, कॉम्पिटिटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली। ये एक्चुअली बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक बायोटिक यानी कि एक लिविंग बीइंग है, उसके वेरिएशंस जो मिल रहे हैं किसी भी एक बायोम में, अलग अलग हैबिटेट में भी उसके वेरिएशन मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक। एबायोटिक में क्या क्या हो सकता है, या टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, एंड बायोटिक में वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन कर रहा है, समझ रही हो कि एक लाइफ है वो
दोनों के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है, वो एबायोटिक के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है, यानी कि टेम्परेचर, लाइट, पीएच मतलब कि सॉइल, वाटर, इन सब के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है, और वो बायोटिक के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है, यानी कि पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, कॉम्पिटिटर, इन सब के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है, उसकी वजह से उनमें वेरिएशंस क्रिएट होते हैं. सो वी अज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat. एवोल्यूशन आपने पढ़ा है तो आपको नेचुरल सिलेक्शन भी क्लियर होगा कि ये सब एनवायरनमेंट की वजह से, इन सब की वजह से जो सबसे ज़्यादा एडजस्ट कर सकता है, कॉम्पीट कर सकता है, फिट है, वही आगे कंटिन्यू होता है. सो पहले बात करते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की. तो सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर. You are aware that average temperature on the land varies seasonally, decrease progressively from the equator towards the pole. हमको पता है हमारे ये अर्थ में इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है. जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, when we go towards pole, temperature goes down. And from plains to mountain, ऐसे ही प्लेन से जब हम हाइट पे जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है. It ranges from sub-zero level in polar area and high altitude to more than 50 degrees Celsius in tropical desert in summer. ठीक है ना. There are however unique habitats such as thermal spring, deep sea hydrothermal vents where average temperature exceed 100 डिग्री. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है. दैट इज डीप सी एंड थर्मल स्प्रिंग, है ना, ये ध्यान रखना. ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे. नाउ इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी. स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट एंड ट्यूना फिश इज रेयरली कॉट बियॉन्ड दी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन, है ना. तो ये अपने हैबिटेट के बियॉन्ड वाली हैबिटेट में नहीं मिलेंगे. सो यू कैन रीडली अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक टेम्परेचर में वो ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड है और वो वहीं पे ही सर्वाइव कर सकता है. उसने अब अपने आप को अडेप्ट कर लिया है. When you realize that it affects the kinetics of enzyme and through it the basal metabolism, activity and other physiological function of an organism, है ना. तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से पूरे ऑर्गेनिज्म के सारे एंजाइम्स, उनके मेटाबॉलिज्म, सब चीज़ें अडेप्ट हो जाती है, सब चीज़ें चेंज हो जाती है. A few organism can tolerate and thrive in wide range of temperature. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत वाइड रेंज टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, सस्टेन, यानी कि कम टेम्परेचर से बहुत मैक्सिमम टेम्परेचर सारी रेंज में वो सर्वाइव कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं यूरी थर्मल. अब इसके आगे आप ध्यान रखना, जहाँ भी यूरी आ जाता है यानी कि क्या, वाइड रेंज. अब ये वाइड रेंज किसकी भी हो सकती है. इट कुड बी वाइड रेंज ऑफ पीएच, वाइड रेंज ऑफ द सॉल्ट, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. और एक होता है स्टीनो, यानी कि नैरो रेंज. ओके, ये ज़्यादा डिफरेंट रेंजेस में नहीं सर्वाइव कर सकते, तो इनको हम बोलते हैं यूरी थर्मल. बट a vast majority of them are restricted to narrow range of temperature such as are called stenothermal. स्टीनो लगा देना है और टेम्परेचर के लिए बोल रहे हैं तो थर्मल लगा देंगे. The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. ओके, अब डिपेंड करता है कि वो यूरी थर्मल है या स्टीनो थर्मल है, उसी के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करेगा. Now in recent year there have been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. हमें पता है हमारा अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. If this trend continue, would you expect the distributional range of some species to be affected? Yes, of course it will be affected, but depend करता है. अगर स्पीशीज उसमें अपने आप को अडेप्ट कर लेती है देन हो सकता है कि एक न्यू वैराइटीज क्रिएट हो जाए. इट डिपेंड्स. ओके, नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है वाटर. नेक्स्ट टू टेम्परेचर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सबसे पहला है टेम्परेचर, फिर सेकेंड आ जाता है वाटर. इन फैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर. सबसे पहले लाइफ कहाँ, क्योंकि सबसे शुरू में जब लाइफ ओरिजिनेट भी नहीं होती, एवरीवेयर वॉज वाटर, तो लाइफ सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वाटर में. एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. Yes, its availability is so limited in desert that only special adaptation make it possible to live there. It's true है ये. The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. You might think that organism living in ocean, lake, river should not face any water related problem. ऐसा लगता है हमें, but it is not true.
फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी यानी कि pH क्या है पानी का, द pH ऑफ वाटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको कोई वाटर रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है ना, pH मतलब कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इज इन पार्ट्स पर थाउजेंड यानी PPT इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, ठीक है, इनलैंड के पानी में 30 to 35 इन सी एंड मोर देन 100 इन सम हाइपर सलाइन लगून। हाइपर सलाइन यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहाँ की सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से डिफर करती है। इनलैंड वाटर की 5 है, सी की 30 to 35 और हाइपर सलाइन लगून जहाँ पे है वहाँ मोर देन 100। Some organisms are tolerant of wide range of salinity. Again आ गया यूरी हलाइन, I told you यूरी, but others are restricted to narrow range like स्टीनो। अब डिपेंड करता है यूरी है या स्टीनो है। So many freshwater animal cannot live for long in sea water, है ना। जो फ्रेश वाटर एनिमल है वो सी वाटर में नहीं रह सकते, क्योंकि फ्रेश वाटर एनिमल है उसमें फॉर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वो 5 बियर कर सकता है। अब वो सी वाटर की 30-35 कैसे बियर करेगा, एंड वाइस वर्सा। और ऐसे ही सी वाटर वाला फ्रेश वाटर में नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम समझ रहे हो, मान लो एक फिश है, सपोज वो एक फ्रेश वाटर की फिश है और हमने उसको डाल दिया सी वाटर में। जब फिश को हमने सी वाटर में डाल दिया तो थोड़ा पता होना चाहिए, अगर आपको ध्यान है, अगर आपको इन्हें 11th अच्छे से पढ़ा है, तो सी वाटर यानी कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पानी कम है, यानी कि ये कैसा हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया। जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो फिश में से पानी इसमें निकल जाएगा और फिश अल्टीमेटली मर जाएगी। ऐसे ही हमने अगर सी वाली फिश को हमने डाल दिया किसमें, फ्रेश वाटर में, तो क्या होगा, पानी फिश के अंदर चला जाएगा बहुत ज़्यादा और फिश बर्स्ट हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नाउ द थर्ड एबायोटिक फैक्टर इज लाइट। सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस which is only possible when sunlight is available as a source of energy. We know it very well. So we can quickly understand the importance of light. अगर प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे तो अल्टीमेटली हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, for living organism, particularly autotrophs. Many species of small plant like herb, shrubs growing in forests are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopied ट्रीज। क्या समझे इस लाइन का मतलब क्या है, अगर आप बहुत डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कैनपी बन जाती है, मतलब कि जो लॉन्ग ट्रीज है वो ऊपर से इतने डेंस होते हैं कि वो पूरा एक ना कवर में अम्ब्रेला सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन कंसिडर। अब क्या होगा, सनलाइट उसमें से बहुत कम आ पाती है नीचे उस फॉरेस्ट के ग्राउंड तक, और हर्ब शर्ब्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं, ग्राउंड में ग्रो कर रहे हैं, यानी उनको बहुत लो लाइट मिल रही है। पर धीरे धीरे वो क्या हो गया, उसमें ही अडेप्ट हो गए और वो उसी कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करके फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। बट मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। हमें पता है कि फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, कि कुछ प्लांट जो उनको प्रॉपर उतना पीरियड ऑफ लाइट मिलेगा तभी वो फ्लावरिंग करेंगे, नहीं तो वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। For many animal too, light is important in that they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration as cues for timing their foraging, reproductive and migrating activity. समझ आया? Diurnal यानी कि day और night activity, they use day night activity, seasonal variation in light intensity, है ना, duration as ये सब जो है मतलब कि डे और नाइट हो रहा है, या फिर सीजनल वेरिएशन हो रहा है लाइट की इंटेंसिटी में। जैसे कि आप देखेंगे समर में बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ड्यूरेशन कितना हो रहा है, ये सब यूज़ करते हैं एनिमल किसके लिए, फोराजिंग, अपने शिकार पे जाने के लिए, कि उनको कब निकलना है शिकार पे, फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड देयर माइग्रेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये सब डिपेंड करते हैं। तो एनिमल भी लाइट के अकॉर्डिंग अपना एक्टिविटीज़ करते हैं। प्लांट को तो लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। हाँ, वो सब अडेप्ट हो चुके हैं लो लाइट इंटेंसिटी के लिए। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ, है ना। तो यानी कि कनेक्शन है, अगर सन अच्छे से है तो यानी कि टेम्परेचर भी अवेलेबल है और लाइट भी अवेलेबल है। बट डीप मोर देन 500 मीटर इन ओशन the environment is perpetually dark
and its inhabitants are not aware of the existence of celestial source of energy called sun. उनको पता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे एकदम डार्क रहता है. What then is their source of energy? The spectral quality of solar radiation is also important for light. देखिए जो भी सनलाइट आ रही है ना उसमें और दूसरी भी रेज है. दैट इज द यूवी कॉम्पोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम समझ रहे हैं? दैट द पूरा फील्ड ऑफ दैट लाइट और रेज ऑफ सन, दैट इज स्पेक्ट्रम. उसके अंदर जो यूवी कॉम्पोनेंट है इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म वाइल नॉट ऑल द कलर कॉम्पोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मरीन प्लांट लिविंग at different depth of the ocean. Among the red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in deepest water. And why? अब क्यों? क्योंकि ये वाली लाइट बहुत डीप तक जा सकती है, तो सिर्फ ये लाइट ही रीच करती हैं वहाँ पे, ठीक है, लाइट स्पेक्ट्रम में से, और उन्हें वो यूज़ करते हैं और खाना बनाते हैं. आप समझ रहे हो? पूरी लाइट नहीं एंटर कर सकती, ठीक है, डार्क रहता है. ओके, नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर इज सॉइल. The nature and properties of soil in different places vary. It is dependent on the climate, the weathering process. You know weathering process? Soil का formation. Weathering process is what? Soil formation. कि जब rock ऐसे पूरा rock क्या करती है? पूरा टूट के और फिर fine soil में convert होती है. So whether soil is transported or sedimentary, या तो एक जगह बन के वहाँ से transport होके दूसरी जगह गई या फिर वहीं पर ही है. एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर, है ना, उन सब पे मैटर करता है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ का. सो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सच एज सॉइल कॉम्पोजिशन क्या है, ग्रेन का साइज क्या है, एग्रीगेशन डिटरमाइन द पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. अभी दो टर्म है सॉइल के लिए हमेशा यूज़ किए जाते हैं. पर्कुलेशन मतलब क्या, कि अगर आप एक पॉट में पानी दे रहे हैं तो आप देखते हैं उसमें से पानी नीचे से कितना फास्ट निकल रहा है, दैट इज़ द पर्कुलेशन रेट. अगर सैंड में पानी डालेंगे तो फटाफट से निकल जाएगा, तो उसका पर्कुलेशन हाई है. क्लेई सॉइल में डालेंगे बहुत धीरे से निकलेगा और बहुत कम निकलेगा, दैट इज़ वेरी लेस पर्कुलेशन रेट. ओके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि पानी होल्ड कर रहा है, नीचे से निकलने नहीं दे रहा है, तो क्लेई सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है. जबकि अगर हम सैंडी सॉइल देखेंगे तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरी कम, वेरी लेस, वो होल्ड नहीं कर सकता पानी को, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ लार्ज ग्रेन साइज. सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद पैरामीटर्स सच एज pH, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी मतलब सॉइल में डिस्ट्रीब्यूशन, सब पूरा सॉइल प्रोफाइल कैसा, और ऊपर में लेयर कैसी, अर्थ क्रस्ट, फिर सब लेयर्स कैसी है. इट डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया. वो डिटरमाइन करता है कि उस सॉइल में वेजिटेशन कैसा होगा. So this in turn dictates the type of animal that can be supported. So similarly in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animal that can thrive there. ठीक है ना, एक्वेटिक एनिमल बेंथिक जो उसमें रहेंगे, डीप लेयर में रहेंगे, तो बेंथिक एनिमल को हम वो बोलते हैं. ओके, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट थ्राइव देयर. ठीक है, एक्वेटिक में सबसे लोअर लेयर में जो होते हैं उनको हम बेंथिक एनिमल बोलते हैं. तो वो डिटरमाइन करेगा कि वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, उसके हिसाब से बेंथिक एनिमल वहाँ पे मिलेंगे. डिड यू गेट इट? सारे एबायोटिक फैक्टर्स की हमने बात करी, एक एक वर्ड को हमने अच्छे से समझा है. फिर भी कोई डाउट है तो टेल मी ऑनेस्टली. ओके, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर. नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे कि एनिमल किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्लियरली समझ में आएगा. नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर से अटेंड करिए. बी रेगुलर विद माई क्लासेस, यू विल डेफिनेटली बेनिफिटेड बाय माई क्लासेस. ओके, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग स्टडी.